नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते दर हफ्ते हर रोज़ हम रविवार को आपसे मिलते हैं। अगले हफ्ते, अगले महीने और आने वाले दिनों में बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी, इस पर बातचीत करते हैं। उस पर बातचीत करें, आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराएं। उससे पहले ज़रा बीते हफ्ते की बात कर लेते हैं। बीते हफ्ते चिंताएं काफ़ी ज़्यादा थीं। एक तो नतीजों का सीज़न चल रहा है, उसमें बहुत सारे नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। वो एक चिंता बाजार को थी, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता थी टैरिफ को लेकर के। कोई डील होगी नहीं होगी, फाइनली डील नहीं हुई। और 1 तारीख को हमने देखा कि हालांकि चाहे गुरुवार हो या शुक्रवार हो, गुरुवार को भी दोपहर में ऐसा लगा कि शायद बाजार पर कोई असर पड़ा नहीं कि टैरिफ डील नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन आखिरी के सेशन में हमने थर्सडे को भी गिरावट देखी और शुक्रवार की गिरावट तो और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दी। अब बड़ा सवाल ये, डील तो नहीं हुई, आगे आने वाले समय में अब बाजार की दिशा क्या रहेगी? क्या इसको लेकर के, इस चिंता में बाजार में क्या कोई बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या फार्मा, आईटी जैसे शेयरों की जो पिटाई हुई है बीते महीने, अगस्त महीने में, क्या वो आगे जारी रहेगी? एफआई जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं, क्या वो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरह की बिकवाली? और अगर रिकवरी आएगी तो क्यों आएगी? क्या वो ट्रिगर हैं बाजार के लिए? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सोलंकी जी, हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर से। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जी धन्यवाद विपुल जी। सर, आप ऐसे समय जुड़े हैं कि बहुत कुछ अच्छी तस्वीरें तो दिखाई दे नहीं रही हैं, और बीता हफ्ता आपने देखा ही किस तरीके से गया, और बीता महीना भी अगर हम देखें तो काफ़ी तनाव दे करके गया इन्वेस्टर को। खास तौर से जो रिटेल निवेशक हैं वो असमंजस की स्थिति में है, बाजार में बने भी रहे या नहीं। लेकिन टैरिफ को लेकर के पहला सवाल रहेगा, ये डील नहीं हुई, अब ये डर और ये चिंता कितनी गहरी है बाजार के लिए, और क्या बाजार में क्या और बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है यहाँ से? जी विपुल जी, टैरिफ का डेफिनेटली एक हेडविंड्स मार्केट के लिए रहा है। और मेरे ख्याल से जो अभी रिसेंट लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट आया यूएस के तरफ से, जहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी हमें मिली है कि टैरिफ कितना रहेगा, लेकिन उसमें बस एक क्लैरिटी नहीं मिली कि पेनल्टी का क्या अमाउंट रहेगा और किस हिसाब से वो लेवी की जाएगी। तो जहां तक कि टैरिफ की बात है, तो मार्केट को लगभग पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कितना टैरिफ लग सकता है। तो एक तो अनसर्टेनिटी हमारी डेफिनेटली टैरिफ की तरफ से हटी है। अब एक पेनल्टी की जो बात है वो अभी बची है, तो मेरे ख्याल से उसमें जो इनके अगस्त में टीम आएगी उसके हिसाब से, किस हिसाब से जो पेनल्टी है वो डिसाइड होगी। पर मोटा मोटी अगर आप देखें तो इवन जिन कंट्रीज ने डील करी भी है यूएस में, उनको भी 20% का तो टैरिफ लगा ही है, 15%, 20%, इवन किसी किसी केसेस में 30-30% का भी टैरिफ लगा ही है। तो जहां जहां एक तरीके से अगर आप सेंटिमेंटली बात करें तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो डील होने के बाद भी टैरिफ से जीरो टैरिफ के तरफ गई हो। तो एक तरीके से देखें तो जो फिलहाल जो इंडिया का जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है वो अगर यहाँ यथास्थिति पे रहता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और सेक्टर स्पेसिफिक हमें देखना पड़ेगा इसमें, और उस हिसाब से कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर आप देखें तो शुक्रवार को शाम तक एक अनाउंसमेंट आई थी जहां पे उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पास किया। उसमें कुछ ऑटो कंपोनेंट्स, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो सेक्टर्स है वहां पे थोड़ी सी उन्होंने रियायत दी है कुछ समय के लिए। जी। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो दो बड़े सेक्टर्स ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो सेंटिमेंटली इम्पैक्ट के अलावा मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते कुछ मेजर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और वैसे भी हम ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट रिसेंट हाई से करेक्ट हो चुके हैं। तो वैल्यूएशंस के तौर पे भी देखें तो अब जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और रिजल्ट सीजन भी लगभग आधा या थोड़ा सा उससे ऊपर निकल चुका है। तो वहाँ पे भी अब हमें मेजरली कोई आगे आने वाला कोई नेगेटिव सरप्राइज इतना बड़ी कंपनी की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते थोड़ी सी मतलब बाजार स्थिर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से जो गिरावट रही, काफ़ी हद तक चीज़ें फैक्टर इन थी। और फ्राइडे को भी अगर हम देखें कारोबारी सत्र को, तो शुरू में बाजार काफ़ी तेज़ी से मजबूती में होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये एफआईज की तरफ से जो हैवी सेलिंग हो रही है, ये क्या मतलब और बढ़ेगी अगर इसको लेकर के, टैरिफ को लेकर के अगर डील होने में और ज़्यादा समय लगता है? क्योंकि अगस्त में आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के अभी भी
थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से डील नहीं हो पाई, खास तौर से एग्री प्रोडक्ट को लेकर के। अगर ये डील नहीं होती है तो क्या ये एफआईएस की बिकवाली ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी अभी? जी, जहाँ तक फिलहाल जो मीडिया के माध्यम से डिफरेंसेस का पता चला है, जो कि टैरिफ्स के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रही हैं, तो वो अगर आप एरियाज देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर यूएस वहाँ पे अड़िग रहा तो मेरे ख्याल से इंडिया भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, चाहे वो जीएमओ क्रॉप्स हो एग्री के अंदर, या फिर अपना जो डेयरी का जो सेक्टर है उसके अंदर जिस हिसाब से उसको ओपन अप करने की बातचीत है। ये काफ़ी सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं इंडिया के लिए भी। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा किस हिसाब से बातचीत चलती है, पर इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं वहां पे थोड़ा सा हो सकता है मिडिल ग्राउंड मिल सके। लेकिन फिलहाल ये सब एक डिबेटेबल और सिर्फ एस्टिमेट ही कर सकते हैं, पूर्णतः कुछ नहीं कह सकते। किस हिसाब से डील होती है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो तय है कि अगस्त एंड और सितंबर तक ये डील खिसक चुकी है, तो तब तक जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है उसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया तो मार्केट के लिए एक राहत की आशा रहेगी, और वहीं पे ही मार्केट एक स्टेबलाइज देख सकता है। तो फिलहाल उसके और जो ग्लोबल वॉलेटिलिटीज है वो भी धीरे धीरे अब हमें लगता है कि कम हो सकती है इसके साथ ही। ठीक सर। सर अब जरा जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी जो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इस बार रिजल्ट्स को लेकर के, बहुत सारे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन पे उस तरीके से खरे नहीं उतरे। कब तक आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस बाज़ार में आ पाएगा? इस बार अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी बेहतर होते तो शायद बाज़ार चलने के लिए तैयार था। अभी क्या आपको लगता है कि नतीजों में सुधार जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, या अभी आपको लगता है इसके लिए अभी 2-3 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा? जी, जहां तक मार्केट की बात करें तो अगर आप ध्यान दें कि रिजल्ट शुरू होने से पहले जब मार्केट रिजल्ट सीजन में एंटर किया था तो मार्केट को एक ऑलरेडी एक व्यू बना हुआ था कि आईटी से हमको नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे। और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑलरेडी बिल्डिंग थी कि -2 से +2 के बीच में कुछ नतीजे जाके सिमटेंगे। तो वो मार्केट का व्यू सही साबित हुआ, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आईटी सेक्टर में हमें मिली गाइडेंस को लेके, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को वहां से मिला। जो मेजर सरप्राइज मार्केट को मिला वो मिला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से, जहां पे उम्मीद थी कि काफी अच्छे नतीजे टॉप लाइन और इवन बॉटम लाइन में भी दिखेंगे हमें, जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही थी और एनपीएस डिक्लाइन हो रहे थे। लेकिन वहां पे जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट मिला कि जो प्रोविजनिंग की गई बड़े बैंकों द्वारा एहतियात के तौर पे, वहां पे थोड़ा सा मार्केट को बड़ा सरप्राइज मिला। और जिस हिसाब से कुछ बड़े एनबीएफसीज ने कमेंट्री दी फ्यूचर गाइडेंस के लिहाज से और एनपीएस के हिसाब से, जो कि अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है उनका, उनके उनके उनकी तरफ से, तो वहां पे काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो ये जो दो बड़े सेक्टर हैं जो कि कुल मिला के ऑलमोस्ट 30-35% का वेट रखते हैं इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। उसी के साथ ही रिलायंस के जो नतीजे हैं वहां पे भी थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो ये जो सबको अगर आप जोड़ लें तो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40-42% का जो वेट है इंडेक्स का, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को मिला। इस तरीके से जो बाकी की जो अर्निंग्स है वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन एफएमसीजी में अगर आप देखेंगे, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे हैं, जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ 4% की आई है, तो वो काफी प्रॉमिसिंग नतीजे हैं। और इससे ये दर्शाता है कि आगे आने वाले जो क्वार्टर है वो कंजम्पशन स्पेस के लिए अच्छा हो सकते हैं, बिकॉज मॉनसून काफी अच्छा है, इन्फ्लेशन लो पे है, रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने के बाद ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुके हैं, और अब फेस्टिव सीजन भी आने को है। और उसी के साथ ही जो हमारे सेलिब्रेशंस है, जैसे शादियों के सीजन्स है जो ईयर एंड के हैं, वहाँ पे जनरली कंज्यूमर स्पेस में काफ़ी उछाल देखने को मिलता है, तो वो भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें मेरे ख्याल से मार्केट 2 क्वार्टर तो नहीं, 1 क्वार्टर मैक्स टू मैक्स फ्लैटिश रह सकता है, उसके बाद से अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। और जो सेकेंड हाफ है जो ईयर का, वो काफ़ी अच्छा हमें मिल सकता है मार्केट में। जी। अब सर अलग अलग सेक्टर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और उसके बाद से क्योंकि बहुत सारे लोग अब सेक्टर को लेकर के समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा सबसे ज़्यादा पिटाई हुई फार्मा को लेकर के। फार्मा को लेकर के जो अभी अनिश्चितता एक फैल गई है, वो कितना आपको लगता है कि प्रेशर आता हुआ फार्मा शेयरों पे देखने को मिलेगा? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड तीन से लेकर के 5%, 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। चाहे सन फार्मा हो, सिप्ला हो, इन सब में अच्छी खासी गिरावट रही।
यहाँ से क्या फार्मा को लेकर के अब क्या पोर्टफोलियो में रखें भी फार्मा या नहीं? बहुत लोगों को लग रहा था बाजार में अनसर्टेनिटी है तो एफएमसीजी फार्मा जैसी कंपनियों पर लोगों ने फोकस बढ़ा भी दिया। अब वहाँ पर जो एक अनिश्चितता फैली है उसको लेकर के आपका व्यू क्या है सर अभी? जी डेफिनेटली। अब फार्मा सेक्टर में कॉशियस व्यू है हमारा, और इसमें खासकर वो कंपनीज जिनका ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और फिलहाल जब तक क्लैरिटी आपको नहीं मिले एटलीस्ट यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इवन जो अभी टैरिफ अनाउंस हुए हैं वो एक्स फार्मा है, तो फार्मा में अभी उनको टैरिफ अनाउंस करना बाकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि शुक्रवार को हमें एक और न्यूज़ मिली कि ट्रम्प ने अपनी जो वहाँ की जो फार्मा कंपनीज हैं उनको राय दी है कि आपकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसे कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अगर और प्राइसिंग प्रेशर आएगा, जो कि फार्मा कंपनीज ऑलरेडी झेल रही थी लास्ट 1.5-2 साल से, तो अगर यहाँ पे और ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर यूएस में आया तो डेफिनेटली मार्जिन्स में प्रेशर पड़ेगा। और जो यूएस डिपेंडेंट या जिनका मेजर एक्सपोर्ट्स है यूएस के अंदर, उन फार्मा कंपनीज के लिए आगे आने वाले क्वार्टर्स थोड़े से और चैलेंजिंग हो सकते हैं, एटलीस्ट जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती कि किस हिसाब का प्राइसिंग प्रेशर आएगा और किस मात्रा में आएगा। तो फिलहाल आप दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर वो फार्मा ऐसी फार्मा कंपनी जो प्योरली डोमेस्टिक बेस्ड है या जिसका मेजर डोमेस्टिक बिजनेस है, तो वहां पे डिसेंट ग्रोथ अभी भी हमें देखने को मिल सकती है। फार्मा में आपने कहा कि थोड़ा सा अब चाहें तो थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में कई सारी कंपनियों पर मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी भी नहीं है। आईटी को लेकर के व्यू क्या है सर? मतलब उम्मीदें थी कि शायद इस बार रिजल्ट्स थोड़े से बेहतर हों, ठीक है रिजल्ट्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का करेक्शन रहा, क्या ये अभी आगे डाउनसाइड और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टीसीएस में जिस तरीके से कटौती की बात आई, जॉब कट की बात आ रही है, वो तमाम चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे महीने में अगर हम देखें जुलाई के महीने में तो एक बड़ा ठीक ठाक करेक्शन रहा। यहाँ से और कितना डाउनसाइड आप देख रहे हैं? और अभी अगर फोकस करना हो तो मिड कैप आईटी पे आप करेंगे या फिर लार्ज कैप पे भरोसा है अभी आपका? जी आईटी में जहाँ तक गिरावट की बात है तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेजर गिरावट अभी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस हाई से आईटी चला भी इतना नहीं था और हम उसको भी सस्टेन नहीं कर पाए और वापस से एक करेक्शन हमें देखने को मिली। तो वैल्यूएशन के हिसाब से फिलहाल इतना महंगा नहीं है। अगर ग्रोथ वापस से रिबाउंड करती है तो सेक्टर अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसके अंदर आईटी के सेक्टर के अंदर वो विजिबिलिटी का है और गाइडेंस का है। तो जब तक विजिबिलिटी और गाइडेंस कंपनीज की तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं आएंगी या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगी, तब तक मार्केट उतना सेंटिमेंटली पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो और उससे हमें लगता है कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर लगेंगे और मे बी दिसंबर तक हमें पता चलेगा, दिसंबर या फिर जैन फेब तक क्लैरिटी आने की हमें आशंका लगती है कि वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी थोड़ी आ पाएगी गाइडेंस के अंदर कि किस हिसाब से आगे जाके सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तो आईटी में गिरावट ज़्यादा नहीं है, लेकिन शार्प अपसाइड भी फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल न्यूट्रल है हमें लगता है आईटी सेक्टर। तो अगले 2 तिमाही में आईटी स्टॉक्स में ना तो बड़ी गिरावट रहेगी एक, और ना ही बड़ी तेज़ी की उम्मीद करें। एक जो साइडवेज मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आप रुक सकते हैं तो रुकें, ये मानना है यहाँ पर सोलंकी जी का। आईटी हो गए, फार्मा पे हो गए सर। ये जो अब रशिया के तेल को लेकर के सख्ती की जा रही है, ये ओएमसीज के लिए कितना दबाव बढ़ा सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पर भी बड़ा दबाव देखा इस खबर के बाद थर्सडे फ्राइडे के अंदर कि प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि ओएमसीज में भी रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा पोजीशन उनकी रहती है। जी जो सबसे बड़ा जो शेयर है वो तो नयारा एनर्जी का है, जो कि अनलिस्टेड है। लेकिन ये जो एरिया ऐसा है कि यहाँ पे इंडिया कैन इजीली शिफ्ट टुवर्ड्स डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रूड। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ट्रांजिशन करने की देर है। तो अगर जिस हिसाब से डील की नेगोशिएशंस होगी और वहाँ पे अगर ये मुद्दा आता है ऑयल का, तो इंडिया मेरे ख्याल से ट्रांजिशन कर सकता है दूसरे सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल पे। तो ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का चिंताजनक चीज़ नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म का ही एक पेन हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दिस कैन इजीली भी पॉसिबल कि इंडिया चाहे तो रशिया का जो शेयर है वो थोड़ा सा डिक्रीज करके और यूएस को थोड़ा लीवे दे के डील, ताकि डील हो जाए और दूसरे जो सोर्सेज है वहां से इंप्रूव कर सकता है। तो इसमें ट्रांजिशनिंग में
में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो कोई परेशानी नहीं है ओएमसीज के लिए। तो तेल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के सोलंकी जी का मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कोई कंसर्न उतना बड़ा है नहीं। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है, ये गिरावट जल्द पूरी होगी। अगर आपका नज़रिया लंबे समय का है तो आप बने रह सकते हैं। अब सर ऐसा कुछ एक सेक्टरों पे आते हैं जो कि जिसमें रिटेलर्स की पिछले 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोजीशनिंग रही है, वो है पीएसयू स्टॉक्स। खासतौर से एक एक करके आते हैं डिफेंस को लेकर के। हमने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद एक बार फिर से डिफेंस शेयर जो थोड़े से डिफोकस हो गए थे, उनमें एक शानदार रिकवरी देखी। बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद एक 10-10%, 12-12% का करेक्शन भी देखने को मिला। अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ये अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने जब लोकसभा की स्पीच दी, उसमें भी भारतीय कंपनियों का जिक्र, निजी कंपनियों की, डिफेंस कंपनियों का जिक्र किया गया। क्या ये थीम अभी लंबी चलने वाली है? डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आपकी कंपनी का क्या व्यू है? क्या कुछ चुनिंदा शेयर हैं जिनके नाम आप लेना चाहेंगे अभी? जी बिल्कुल जी, डिफेंस हमारी फेवरेट थीम रही है और हम भी अपने क्लाइंट्सों को काफ़ी टाइम से डिफेंस के अंदर रिकमेंड करते आ रहे हैं और आज भी हम रिकमेंड करते हैं। हमारा व्यू फिलहाल ये है कि जब भी कोई थीम थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस, बिकॉज हमारे इन्वेस्टेबल जो कंपनीज है वो काफ़ी कम है और डिमांड काफ़ी हाई रहती है, तो वैल्यूएशंस टेंड्स टू गो हायर। तो उस केस में बीच बीच में हमको थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें और ग्रोथ रनवे की बात करें तो डिफेंस एज ए थीम नेक्स्ट 5 to 7 years रहने वाली है। और जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अभी डेवलप हो रही हैं, सिर्फ इंडिया से रिलेटेड बात नहीं है, इवन दूसरे देशों में भी है। तो जितना ज़्यादा डोमेस्टिक रिलायंस अपने सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर होगा उतना ही बेटर होगा किसी भी कंट्रीज के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैपेसिटी में पीछे है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ रनवे है काफ़ी सारी कंपनीज के लिए। इसमें बस आपको देखने वाली बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई हो तब आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये थीम में आपको अभी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डरिंग एक्टिविटी अभी इसके अंदर अभी भी शेष है। तो इसको डेफिनेटली आप अपने रडार पे रखिए और जब भी आपको मौका मिले आप इसके अंदर बाइंग और डिक्लाइन कर सकते हैं, और ये एटलीस्ट 3 to 5 years का आपका होल्डिंग नज़रिया होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें आनंद राठी का क्या मानना है कि मतलब जो पीएसयूज जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको उन पे फोकस रखना चाहिए, जिसमें एचएल है, बीईएल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बीडीएल है, या फिर जो प्राइवेट कंपनियों का प्रदर्शन जिस तरीके से रहा, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के बाद बहुत सारी कंपनियां फोकस में आई, अपोलो माइक्रो है, इसके अलावा आइडिया फोर्ज है, भारत फोर्ज है, बहुत सारी कंपनियां जो है लोगों के रडार पे आई हैं। आपका फोकस कहाँ रहेगा? क्या प्राइवेट कंपनियों पर भी फोकस रहेगा क्या? जी, हमारा इसमें दोनों टाइप की कंपनियों पे ही हमारा फोकस है, जिसमें पीएसयूज और प्राइवेट दोनों है। पीएसयूज में अगर देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हमारी पसंदीदा शेयर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हमने लेटेस्ट में ही कवर करी है। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो तेजस का जो ऑर्डरिंग एक्टिविटी है वो धीरे धीरे तेज गति पकड़ रहा है। ऑलरेडी 2 इंजन्स डिलीवर हो चुके हैं और इस साल के अंत तक हमें आशा है कि जो 6 इंजन्स डिलीवर हो जाएंगे तो जो 6 एयरक्राफ्ट है वो कंपनी आगे देगी, और इसी प्रकार से आगे जाके इनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बढ़ेगी, जो कि काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है जिनमें ऑर्डरिंग एक्टिविटी है। शिपिंग के अंदर अगर आप देखें तो मझगांव डॉक लिमिटेड हमारी वन ऑफ द गुड पिक्स है। हालांकि थोड़ा बल्कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा लंपी होता है, लंपी नेचर है बिकॉज ऑफ दैट। सो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट अगर आप इसको ईयर ओवर ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। वहीं अगर प्राइवेट कंपनीज में आप देखें तो पारस डिफेंस है हमारा फेवरेट पिक, केन्स टेक्नोलॉजी है जो कि डिफेंस का एंकिलरी प्रोवाइडर है ये, देन डेटा पैटर्न्स जो स्टॉक है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिफेंस के अंदर है वो पीएसयूज एंड प्राइवेट दोनों पे ही फोकस है और दोनों ही अच्छे लगे। ठीक, नज़रिया यहाँ पर थोड़ा लंबा आपको रखना होगा डिफेंस पे, चूँकि हम अब जो कि डेली को प्रोग्राम करते हैं और डेली बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का, आनंद राठी का मानना ये है कि बीईएल, बीडीएल, एचएएल, बीएमएल, मझगांव डॉक, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न जैसे शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जब वैल्यूएशन हाई हो जाए
निकल लीजिए चुपचाप, और जब लगे कि हाँ ठीक ठाक थोड़ी सी गिरावट आ गई है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके आप एंट्री कर सकते हैं। ये नज़रिया तो रहा डिफेंस को लेकर के। अब बात कर लेते हैं रेलवे। रेलवे में काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, कई सारी चीज़ें, काम चल रहा है सर, लेकिन अभी रेलवे को लेकर रुख क्या है, क्योंकि सुस्ती करीब एक क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है एक दो क्वार्टर से। रेलवे को लेकर के व्यू क्या है, क्या आगे चल करके आप पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी? जी, रेलवे में फिलहाल हमारा ज़्यादा कवरेज नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा नैरो हो जाता है सेक्टोरली। और रेलवे में भी जैसे जो ऑर्डर बुकिंग वाले और जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन है थोड़ा लंपी रहता है, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी में अगर आप जैसे बीईएमएल स्टॉक है, तो वो जिसका एक्सपोजर बोथ स्पेक्ट्रम में है, आपका डिफेंस में भी है और रेलवेज में भी है, तो इसीलिए हमने उसको उसको बेहतर पिक माना बजाय जो डायरेक्ट 100% रेलवे के ऊपर फोकस स्टॉक्स है। बिल्कुल ठीक है सर। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंकों को लेकर के, खास तौर से पीएसयू बैंकों को लेकर के। सर आपका व्यू क्या है? पीएसयू से लंबा अरसा हो गया, लगभग 3 क्वार्टर हो गए शेयर चल नहीं रहे, खास तौर से जो मिड कैप के हैं, लोगों का एक्सपोजर वहाँ ज़्यादा है क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। इस क्वार्टर को छोड़ दें तो ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट भी ठीक थे। अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कुछ एक कंसर्न हल्के फुल्के दिखाई दिए हैं, लेकिन शेयरों में जान नहीं आ रही है। अभी आपका फोकस क्या प्राइवेट पे रखेंगे, दिग्गज पे रखेंगे? मिड कैप शेयरों को लेकर के व्यू अभी आपका क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, बैंकों को लेकर के। जी, बैंकों में हमारी ओवरऑल राय पॉजिटिव है। हम्म। और अगर आप बास्केट की बात करें तो पीएसयू बैंक्स कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक की तुलना में हमें बेहतर लगते हैं इस अभी अभी के पॉइंट में। और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि पीएसयू बैंक्स एक टाइम पे वन टाइम बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करा करते थे, और मैक्सिमम जो एसबीआई का ट्रेड हुआ करता था वो 0.6 0.7 बुक वैल्यू हुआ करता था। लेकिन वहां से हमने री रेटिंग देखी, जो कि आज की डेट में अगर एसबीआई की आप बात करें तो 1.5 1.6 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू के आसपास वो टच करके आए हैं। और फिलहाल जो ऑन एन एवरेज एसबीआई के अलावा जो बाकी के पीएसयू बैंक्स हैं वो समवेयर अराउंड 0.7 टू 0.9 बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं, जो कि स्टिल अपने प्राइवेट काउंटर पार्ट से काफी लो है। और हालांकि हिस्टोरिकली इसको जस्टिफाई किया जाता था कि एनपीए जनरली हायर रहते हैं, तो लास्ट 3-4 क्वार्टर में हमने देखा कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है। और आगे भी हमें लगता है कि ये जो एनपीएस का इंप्रूवमेंट है और जो स्टेबिलिटी है, ये यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर रखती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली पीएसयू में आप घबराएं नहीं, और आपका जो निवेश है वो बने रही है इसमें आगे जाके। डेफिनेटली ग्रोथ आएगी एक बार। जो ये रेट कट साइकिल है ये कंप्लीट होगी, उसके बाद जब ग्रोथ वापस आएगी तो आपको वापस से परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। और प्राइवेट बैंक में हमारा जो टॉप पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक है इस समय। तो प्राइवेट में हमें आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक पसंद है, पीएसयू में क्या पसंद है सर? पीएसयू में एसबीआई है बड़े के अंदर, और इंडियन बैंक है अगर छोटे के अंदर, तो उसमें भी जा सकते हैं, उनके भी काफी अच्छे नतीजे आए थे। ठीक, ये जो है नज़रिया जो है यहाँ पर निकल कर के आ रहा है बैंकों को लेकर के। सर एक थीम जिसकी काफ़ी उम्मीदें थी, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में, कि पावर चलेंगे, लेकिन पावर वैसे चले नहीं, मतलब ख़ास तौर से क्योंकि हम लोग के पास जो ट्रेडर होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं, सवाल डेली आते हैं। तो जो उम्मीदें थी टाटा पावर से, जो उम्मीदें थी अदानी पावर से, अगर हम उसकी बात करें पीएसयूज में, एनएचपीसी जैसे शेयर तो साल भर हो गए, उम्मीदें की कि 100 रुपये से क्रॉस जाएंगे, हुए नहीं। तो पावर को लेके अभी क्या वजह है कि थोड़ी सी एक सुस्ती और एक धीमापन है क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो प्राइवेट हो या पीएसयू हो? हाँ, रिन्यूएबल में ज़रूर कुछ एक शेयर ऐसे रहे जिन्होंने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या सलाह, क्या राय है आपकी अभी पावर को लेकर के? जी, डेफिनेटली मानसून थोड़ा जल्दी दस्तक दे गया, जिसके कारण पावर और उससे रिलेटेड जो ड्यूरेबल्स थे वहाँ पे भी इनिशियल जो रैली आई थी, लेकिन उसके बाद ठंडी पड़ी रैली बिकॉज ऑफ दैट। सो हमारा जो लॉन्ग टर्म अनुमान वो ये है कि पावर बीइंग इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कंटिन्यूअस ग्रोइंग होती रहेगी। और जो पावर डिमांड है उसमें हमें लगता है कि 4 से 6%, और फिलहाल तो हम 6% पे ही पैक करना चाहेंगे। तो 6% की जो सीएजीआर है वो नेक्स्ट 5
5 to 7 years मेंटेन रहेगी। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से मौसम मॉनसून है तो पावर ऑफ टेक नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा सा एक है। लेकिन हमें फिलहाल लॉन्ग टर्म में कोई इसमें हिकअप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आप बने रह सकते हैं पावर इस सेक्टर के अंदर। पावर सेक्टर में सर कोई पसंदीदा पिक होगी क्या आपकी? और रिन्यूएबल में जैसे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पलटती हुई दिखाई दी। सुजलॉन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। उसके पीछे फिर हमने देखा कि आर पावर में भी जान आ गई, और भी छोटे छोटे शेयरों में थोड़ा सा ऊर्जा दिखाई दी। आपकी सलाह क्या रहेगी? अब जैसे वारी एनर्जी में या इस तरह के शेयर भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया। आपके कुछ पसंदीदा शेयर हैं पावर सेक्टर में? क्या पीएसयू पर ही फोकस रहेगा या फिर प्राइवेट प्लेयर्स पे भी जाओ लगा रहे हैं आप लोग? जी, पावर में जहाँ तक रिन्यूएबल की बात है, तो रिन्यूएबल में हमें सोलर से ज़्यादा पसंदीदा विंड पावर में सुजलॉन लगता है। तो सुजलॉन हमारी प्रिफर्ड पिक है रिन्यूएबल के अंदर। और पावर के अंदर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, एक तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, वो हमारा हमें अच्छा लगता है। दूसरा जो है वो हम एंकिलरी प्लेस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जैसे केसी इंटरनेशनल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, और पावर मैक प्रोजेक्ट्स हो गया, जो कि पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन में या फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग पावर के अंदर एक्सपोजर प्रिफर करते हैं। सुजलॉन, केसी इंटरनेशनल, पावर ग्रिड, एक का ही और नाम लिया था, मिस कर गया जेएस सर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये नाम आप लोग नोट करिए। लॉन्ग टर्म के ये सारे जो नज़रिए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है निवेश करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। सर काफ़ी सारे सेक्टर अभी बाकी हैं, लेकिन आपकी भी अपनी व्यस्तता है। दो आखिरी के सवाल रहेंगे। पहला तो ये कि अभी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो कहाँ पे जो है काफ़ी कुछ बदला है, कहाँ किन सेक्टर्स को आप थोड़ा सा दूर करेंगे अभी, कहाँ पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे अभी? मतलब थोड़ा सा एक आइडिया हमारे दर्शकों को अगर आप दे सकें अगले 6-8 महीने के हिसाब से, या साल भर तक के लिए भी, अगर जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं। जी, अभी दो सेक्टर्स जहाँ पे अगर आपको फोकस करना है अपना वेटेज बढ़ाने का, तो वो मेरे ख्याल से एग्री रिलेटेड सेक्टर्स होंगे, जिसमें आपका फर्टिलाइजर्स आ गए, एग्रोकेमिकल्स आ गए, और आपका एग्री इक्विपमेंट मेकर्स आ गए, ट्रैक्टर्स मेकर्स और एटसेट्रा। और दूसरा सेक्टर हमारा रहेगा कंजम्पशन। तो ये दो सेक्टर में हमें नेक्स्ट 3 से 6 महीने में काफी अच्छा ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, कंजम्पशन में यहाँ पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। सर हमारा एक जो पीछे हम लोगों ने बैकग्राउंड बनाया है, यही हम थंब भी ले रहे हैं कि जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। रिकवरी या गिरावट, आगे क्या? तो आगे क्या आपने बताया कि उम्मीद कर सकते हैं, बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं, लेकिन जाते जाते क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्या यहाँ से चिंता करने की, घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो नए नए लोग जुड़े हैं शेयर बाज़ार के साथ, उन्होंने कोविड के बाद जो है बड़ी गिरावट नहीं देखी है। अब उनके अंदर जो बेचैनी, जो घबराहट, जो रोज़ सवाल आते हैं हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही। उन रिटेलर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, और यहाँ से अगस्त सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप बोलना चाहें तो इस पर? जी, देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका जो निवेश का नजरिया है वो उसका होराइजन क्या है। अगर आपका 1 ईयर प्लस का होराइजन है, अगर, तो वहां पे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और थोड़ी वॉलेटिलिटीज मार्केट में हमेशा आती रही हैं, और आती रहेंगी। और ये जो हमें है मौका देता है कि अच्छे शेयरों को कम वैल्यूएशंस पे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। तो इसमें आप घबराइए नहीं। और डेली प्राइस अगर आप पोर्टफोलियो का चेक करेंगे तो डेफिनेटली या तो आपको ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, बिकॉज प्राइसेस का नेचर है कि या तो बढ़ना या घटना, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की न्यूज़ का साइकिल चल रहा है। तो पहली बात तो आपका लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए, स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए जो कि ग्रोइंग सेक्टर में हो, अपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वो एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर आते हो, और ओवरऑल
जो एनवायरनमेंट है उनका ग्रोथ के रिलेटेड वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, कैश फ्लोज, वो सब पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये सब आपने देख रखा है, और तो फिर आपको प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। और 1 से 3 ईयर का होराइजन लेके चलिए, आपको इजीली 12 to 15% का CAGR आप जनरेट कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट टर्म की, तो डेफिनेटली जिस हिसाब से रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, तो अब मार्केट का जो नेक्स्ट रिव्यू होगा वो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में ही होगा, जो बड़ा री रेटिंग होगा। और तब तक मार्केट जो है वो न्यूज साइकिल पे ही ड्रिवन होगा। तो सबसे बड़ी न्यूज साइकिल हमारी रहेगी जो अभी ट्रम्प टैरिफ्स की जो बात है, जो कि अगस्त तक है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा। दूसरा जो न्यूज साइकिल हमारे लिए रहेगी कि जो RBI का जो नेक्स्ट मीटिंग है, उसमें वो क्या रेट कट करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो ये जो दो इवेंट्स हैं, ये हमारे लिए अगस्त में ड्राइव करेंगे मार्केट्स को। और रिजल्ट्स चूंकि ओवर हो चुके हैं, तो मार्केट्स ने ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर लिया है मोटा मोटी। तो रिजल्ट्स के तरफ से हमें कोई ज़्यादा होता हुआ दिखाई नहीं देगा अगस्त के अंदर। तो मेजरली ये जो दो न्यूज़ साइकिल्स हैं, इसी के बेसिस पे हमारा मानना है कि ज़्यादा बड़ी अब कोई नेगेटिव सरप्राइज मार्केट में रही नहीं है। चाहे मार्केट भले ही चले ना, इसलिए मार्केट एक थोड़ी सी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखेगा। और जब तक कि ये जो दोनों इवेंट प्ले आउट होंगे, उसके बाद ही फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और बताने के लिए कि अभी बाजार में कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ से दूर रहना चाहिए और आगे बाजार की दिशा कैसी रहेगी। उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा बहुत समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में असमंजस है कि डेली क्या करें, जो शेयर पोर्टफोलियो में हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हर रोज़ सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ, और वहाँ पर रणनीति मिलजुल करके हम लोग आपस में तय करेंगे कि क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ निकल करके आ रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।